हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्स का मतलब होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इन्वर्स का मतलब क्या होता है। हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से शुरू करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है 2 × 5 कितना होता है, ये 10 होता है। अब इसी का अगर मैं उल्टा आपको बोलूँ कि सबकी 10 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर मेरा 2 आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, 5 से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड। और वैसे ही डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ मैं आपको कह रहा हूँ 2 + 3 = 5। अब मैं आपको इसका उल्टा बोलूँ कि 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर मेरा 2 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे सर, 3। तो हम कह सकते हैं कि प्लस का इन्वर्स कितना है, 3। प्लस का इन्वर्स क्या है, माइनस, और माइनस का इन्वर्स क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, अब अगर हमें इन्वर्स लिखना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि चैप्टर में हम इन्वर्स को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ आपके पास है sin 60, और हमें पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, sin इन्वर्स √3/2 = 60। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि इस साइन को हम कहाँ ले आए, इस साइड ले आए, और जब ये दूसरी तरफ आ गया तो ये क्या बन गया, साइन इन्वर्स बन गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें, जैसे जैसे चैप्टर में हम प्रोसीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये साइन जो है साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये मान लें कि ये साइन जो है उधर चला गया, तो ये बन गया आपका साइन इन्वर्स। ठीक है, एक सिर्फ मैं आपको ये बताया तो कि ये ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ साइन इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास ये वाला इक्वेशन आता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप ये मान के चले कि ये साइन है, ये इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, साइन इन्वर्स बन गया। तो ये हमारा इस तरह से ये चैप्टर में हमें इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस जो है वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नोट कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग जो बच्चों में आती है वो होती है कि वो लोग साइन इन्वर्स x को क्या लिख देते हैं, कभी कभी 1/sin x। ठीक है भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर इन्वर्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कहते हैं कि साइन का इन्वर्स क्या है, कॉसेक। ठीक है, क्योंकि कॉसेक को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिखते हैं, है ना। और वैसे ही साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec x। तो हम कहते हैं कि सर ये तो उल्टा है, ये लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्स में ये चीज़ हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो पहला मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमें क्लियर करना है वो है साइन इन्वर्स x इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे लिखते हैं साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू साइन x होल इन्वर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसे लिख तो सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा है कि साइन x होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये चीज़ सही है, ये लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्स की जब बात आती है तो हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है ना, यानी कि साइन इन्वर्स x इज़ नॉट इक्वल टू साइन x होल इन्वर्स। ये दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो हमें याद रखनी है इस पूरे चैप्टर के टाइम पे, और आगे भी हमें याद रखनी है। ठीक है, अब
इन्वर्स तो हमने पता लग गया कि इन्वर्स होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमने 11th क्लास 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब एक चीज़ और उसमें आती है फंक्शन। चैप्टर के नाम में जो तीसरा वर्ड आता है वो है हमारा फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स पता लग गया। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स मतलब एक तरह से एक उल्टा ही करना होता है हमें, किसी का भी अगर हम उल्टा करेंगे तो वो हो गया इन्वर्स। किसका इन्वर्स कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने साइन कॉस टैन जो हमने पढ़ा है 10 से पढ़ रहे हैं हम, किसका? उनका इन्वर्स कर रहे हैं। अब एक नया वर्ड इसमें जुड़ गया है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। सपोज़ आपके पास एक सेट है ए, नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और आपके पास एक और सेट है बी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सपोज सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? ए बी सी। बी के एलिमेंट्स क्या है? ई एफ जी। तो अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, अगर ये मैप हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन। याद रखिएगा, हर एलिमेंट ए का, या डोमेन बोल लो या ए बोल लो, इसका हर एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए? बी के पास जाना चाहिए। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट। इसके कुछ केसेस होते हैं, मैं आपको केसेस बता देता हूँ। अगर ऐसे है ए बी सी ई एफ जी, ए कहाँ जा रहा है? ई के पास, बी जा रहा है एफ के पास, सी नहीं जा रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। यहाँ पर सी मैप नहीं हो रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरा केस, ए बी सी ई एफ जी, ए जा रहा है ई के पास, बी जा रहा है एफ के पास, सी जा रहा है एफ के पास। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सी बी और ए तीनों मैप हो रहे हैं, तीनों के पास एक इमेज है, तो यस वी कैन से दिस इज़ अ फंक्शन। थर्ड केस, ए बी सी ई एफ जी, ए ई के पास जा रहा है, ए एफ के पास जा रहा है, बी एफ के पास जा रहा है, सी जी के पास जा रहा है। क्या ये फंक्शन है? नो, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि ए की दो इमेज बन रही है, ई भी बन रही है और एफ भी बन रही है, तो दो इमेज नहीं हो सकती, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अगर शॉर्ट में लिखे? कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन should have an image in, should have, इसको काट के यूनिक लिख दे, should have यूनिक इमेज इन कोडोमेन। यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर? कोडोमेन में। जैसे ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम प्री इमेज, और यहाँ जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी वो हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब फंक्शन कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा वन फंक्शन। फंक्शन क्या कहता है? कि अगर आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स है ई एफ जी, तो हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक इमेज है, यानी कि एक ही प्री इमेज और एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें एक ही प्री इमेज होती है
और एक ही इमेज होती है। ठीक है, जैसे आप देखिए ए की इमेज क्या है, ई, बी की एफ, सी की जी, और प्री इमेज की बात करें तो ई की प्री इमेज क्या है ए, एफ की प्री इमेज क्या है बी, और जी की प्री इमेज क्या है सी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा हमारा 1-1 फंक्शन। इसके बाद आता है आपका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, सपोज़ ये है आपका ए बी सी, यहाँ पर है आपका ई एफ जी। तो वो कहता है ए जा रहा है ई के पास, बी जा रहा है ई के पास, सी जा रहा है जी के पास। अब देखिए फंक्शन तो ये है क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। ए की इमेज क्या है ई, बी की इमेज क्या है ई, और सी की इमेज क्या है जी। ठीक है, लेकिन प्री इमेज की बात करें तो ई की दो प्री इमेज बनती है ए और बी। तो यानी जब इस तरह का हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। यानी दो प्री इमेज है, वन इमेज एक है पर दो प्री इमेज है। ठीक है ना, इमेज तो एक है लेकिन प्री इमेज कितनी है, दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। इसके बाद आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, सपोज़ ए बी सी एक सेट के एलिमेंट है, ई एफ जी दूसरे सेट के एलिमेंट है, ए ई के पास जा रहा है, सी एफ के पास जा रहा है, बी जी के पास जा रहा है। तो आपको क्या देखना है ऑन टू फंक्शन के लिए, कि सबसे पहले तो देखना है फंक्शन है कि नहीं। हाँ ये फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट मैप हो रहा है और सबकी एक इमेज है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या देखना है कि कोर डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। आप देखिए ई की भी प्री इमेज है, एफ की भी प्री इमेज है और जी की भी प्री इमेज है। यानी कि हर एलिमेंट की एक प्री इमेज अगर है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सबकी प्री इमेज होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा 1-1 ऑन टू फंक्शन। यानी 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ए बी सी ई एफ जी, यानी 1-1 के लिए क्या होना चाहिए, सब मैप होने चाहिए, सबकी एक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज और एक प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू क्या कहता है, कोर डोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम 1-1 ऑन टू फंक्शन। तो ये है हमारे पास 4 तरह के फंक्शन जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्वर्स कैसे निकालें। इन्वर्स के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है, इन्वर्स के लिए कंडीशन जो ज़रूरी है वो है 1-1 ऑन टू फंक्शन। यानी अगर कोई किसी का भी आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो उसको 1-1 ऑन टू होना ज़रूरी है। इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। यानी कि अगर इन्वर्स है तो यानी वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक जो फंक्शंस का मैंने आपको बताया है, इसको याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। अब इन्वर्स हमें पता लग गया, फंक्शन हमें पता लग गया, अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आते हैं जो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 हम सबको पता है। हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 और साइन 30 अगेन 1/2। और साइन 180 माइनस 30 कितना हो गया, साइन 150। यानी साइन 150 का वैल्यू भी कितना आ गया हमारा, 1/2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली साइन 360 प्लस 30, हमें पता है साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा इज़ अगेन इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यानी ये कितना हो गया, साइन 30, और इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 390 का वैल्यू भी कितना है, 1/2। तो यानी हमने एक चीज़ देखी कि साइन 30 का वैल्यू कितना आया, 1/2,
साइन 150 का वैल्यू कितना आया 1/2, साइन 390 का कितना वैल्यू आया 1/2। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको फंक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं 30, 150, 390, और यहाँ पे हम बना लेते हैं हाफ, यानी 30 कहाँ गया हाफ पे गया, 150 हाफ, 390 हाफ। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। यस, दिस इज़ अ फंक्शन, डेफिनेटली दिस इज़ अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज है। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, 1 नहीं है, लेकिन ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, इमेज एक है लेकिन प्री इमेज 2, 3, 4 बहुत सारी है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसका इन्वर्स है। अब इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और यहाँ हम लिख लेते हैं 30, 150, 390। ये इस तरह से जा रहा है। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन बना? नहीं, ये फंक्शन नहीं बना। क्यों? क्योंकि हाफ की 3 इमेज आ गई हमारे पास, 30, 150, 390। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन तो है ही नहीं, बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, तो इन्वर्स तो नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर चैप्टर तो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी चैप्टर जो है वो किस चीज़ में डील करता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज़ सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसका इन्वर्स बनाना है तो वो कैसे हो सकता है? तो इन्वर्स कैसे बनाएंगे? इन्वर्स बनेगा अगर हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है? देखिए, ये 0 है, ये 90 है, ये आपका फंक्शन है साइन थीटा। अब आप ये देखिए 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, साइन थीटा की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। साइन 30 की अलग वैल्यू होगी, साइन 60 की अलग वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि साइन 30 की 2 वैल्यू आ रही है। 0 से 90 के बीच में ये वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी। लेकिन जब हम 90 से 180 के बीच में आते हैं तो ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था कि साइन 30 और साइन 150 दोनों वैल्यूज़ सेम थी। तो जब 90 से 180 की तरफ आए तो ये वैल्यूज़ क्या हुई? रिपीट हो गई। ठीक है, तो अगर हम अपने डोमेन को छोटा कर लें, सपोज़ अगर हम सिर्फ 0 और 90 के बीच में ही अपने डोमेन को रखें, तो क्या इन्वर्स पॉसिबल है? यस, इन्वर्स पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में भी हमने यही किया है। हमने क्या किया? हमने अपने डोमेन को छोटा कर लिया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने अपने डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, यानी हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गए। ठीक है, अब वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स क्या है, अब हमें उस चीज़ के ऊपर पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसको बोलते, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स को हम बोलते हैं अपनी प्रिंसिपल ब्रांच। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ब्रांच। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? साइन इन्वर्स। ठीक है, अब ये देखिए कैसे पता लगता है। ठीक है, हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 10th क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला है, सबने ही पढ़ा होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, अगर हम अपना डोमेन 0 से पाई लें साइन इन्वर्स के लिए, तो देखिए दोनों में पॉजिटिव है, यानी वैल्यू कहीं ना कहीं रिपीट ज़रूर होगी। तो इसलिए हमने क्या किया? अपने डोमेन को ऊपर आगे ना ले जाके हम इसको नीचे ले आए। तो हमारा जो डोमेन बना इसका, वो बना -π/2 से π/2। ठीक है, जो कोडोमेन हमारा बना वो क्या बना? -π/2 से π/2। और
इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाती है, -1 से 1 के बीच में जाती है। तो साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, -π/2 से π/2। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली सेकंड देखते हैं हम, कॉस इन्वर्स। फिर से बना लेते हैं ASTC। अब कॉस देखिए, फर्स्ट में तो क्या है, सब कुछ ही पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। अब कॉस फर्स्ट में तो पॉजिटिव है और सेकंड में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, हम अपना जो डोमेन है उसको हम 0 से पाई ले जा सकते हैं। 0 से पाई तक हम अपना डोमेन को ले जा सकते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच बनी वो क्या बनी, 0 से पाई, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लाई करेंगी, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज़ लाई करती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस इन्वर्स। नेक्स्ट आता है हमारा टैन इन्वर्स। टैन इन्वर्स देखेंगे ASTC। अब देखिए टैन इन्वर्स, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आप 0 से पाई ही क्यों नहीं जाते, प्लस है फिर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक हम लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जो न्यूमरेटर होता है हम उसी का प्रिंसिपल ब्रांच हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि टैन की जो प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी वो कहाँ से कहाँ रहेगी, -π/2 से π/2। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, ये सब रियल नंबर्स आर ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स क्या होता है, कॉट क्या कहते हैं हम, कॉस अपॉन साइन। तो जो न्यूमरेटर है हम इसी की प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे। कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 से पाई, तो हम इसकी वैल्यूज़ भी 0 से पाई लेंगे। और ये कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, ये सब रियल नंबर्स को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक। कॉसेक इन्वर्स। अब कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, यानी ये क्या लेगा, सारी वैल्यूज़ लेगा साइन की। प्रिंसिपल ब्रांच जो होगी वो इसकी साइन की ही रहेगी, यानी कि -π/2 से π/2 तक। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आएगा, वो चेंज क्या होगा, हमें पता है कि कॉसेक जो है वो 0 पर, क्या वो डिफ़ाइन है 0 पर, नो, कॉसेक जो है 0 पर डिफ़ाइन नहीं होता है, इसलिए हम इसमें से 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी प्रिंसिपल ब्रांच। अब ये वैल्यूज़ कौन कौन सी ले सकता है, ये सभी वैल्यूज़ ले सकता है सिवाय -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को। -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ नहीं लेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ ये ले सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक इन्वर्स। अब सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/cos। तो हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की लेंगे। कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। लेकिन हमें पता है सेक जो है वो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसमें से π/2 माइनस कर देंगे। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, ये भी रियल नंबर्स ले सकता है सिवाय -1 और 1 के। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ब्रांच हमने कैसे लिए। हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हमारे डोमेन को, और को डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि उसका इन्वर्स हम निकाल सकें। ठीक है, ये सारी जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच आपकी बुक में दिया हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, प्लस कोशिश कीजिएगा 2 चीज़ आपको याद करनी है। सबसे पहले तो ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री के भी और इन्वर्स। ये आपकी बुक में है। ठीक है,
आपने बनाए भी होंगे, पहले भी 11th क्लास में भी बनाए होंगे, आपको याद ही होंगे ट्रिगो के। तो इन्वर्स के कुछ नहीं है, आप कॉपी को उल्टा कर दीजिए तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आप बस उसको 90 डिग्री अपनी नोटबुक को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का बना रहे हैं तो उसको 90 डिग्री लेफ़्ट में चेंज कर दीजिए तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बन जाएगा। और दूसरा आपको क्या याद करना है, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों के, ट्रिग्नोमेट्री के भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताया तो कैसे करना है, उसके बाद आप कर ही सकते हैं, ये आपकी बुक में है, इजीली आप देख सकते हैं। सपोज़ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ मैं बना रहा हूँ, इसको बाद में बना लेंगे हम, साइन थीटा का बनाते हैं पहले। साइन थीटा का सिंपल ग्राफ है, आपको पता है, -1 और 1 के बीच में करता है फ्लक्चुएट, पीरियोडिसिटी 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2, -2π। तो ये शुरू होगा 0 से, π/2 पे 1 हो गया, नीचे आया, फिर ये यहाँ से इस तरह से ये -π/2 पे -1 हो गया है, ये ऊपर गया और फिर ये ऐसे नीचे आ गया इस तरह से। तो ये बन गया आपका साइन थीटा का ग्राफ। अब साइन थीटा का जो डोमेन एंड कोडोमेन है वो आपको पता ही होगा। साइन थीटा जो है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, और ये कहाँ तक जाता है, -1 से 1 जाता है। यानी डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर्स, कोडोमेन क्या हो गया, -1 से 1। यानी कि आप कोई भी वैल्यू डालें इस नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब इसी का अगर हमें उल्टा करना है, साइन इन्वर्स का बनाना है, तो आप कॉपी को सिर्फ उल्टा कर दीजिए। देखिए, कॉपी को अगर मैं उल्टा करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2। ठीक है, नीचे -π/2, -π, -3π/2, यहाँ 1 और यहाँ -1, ये 0। तो जब ये फ्लक्चुएट करेगा ये कैसे करेगा, ये ऊपर गया, ये नीचे, फिर ऐसे, ये -π/2 पाई, ये इस तरह से। तो कॉपी को आपको सिर्फ उल्टा करना है, 90 डिग्री लेफ़्ट में कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा साइन इन्वर्स का। अब साइन इन्वर्स क्या है, अब देखिए आपने कहाँ वैल्यू डाली है, आपने सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ डाल रहे हैं आप। तो यानी ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1, और अभी हमने प्रिंसिपल ब्रांच इसकी बनाई थी -π/2 से π/2। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो इस तरह से आपको दोनों के ग्राफ्स अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको, और डोमेन, कोडोमेन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए। पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज़ क्वेश्चन दे रखा है हमें cos इन्वर्स √3/2। तो जब भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वैल्यू देखना है कि cos √3/2 कब होता है। तो हमें पता है cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। अब 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2। तो यानी अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस cos को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये बन गया आपका π/6 इक्वल्स टू cos इन्वर्स √3/2। तो यानी आंसर क्या आ गया मेरा, π/6। यानी cos इन्वर्स √3/2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई,
पाई बाय 6। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो आपको वो बस देखना है वो एंगल कितने पे आता है और वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉसेक इन्वर्स 2। अब आपको देखना है कि कॉसेक कितने डिग्री पर 2 होता है, कॉसेक का कितने डिग्री पर आंसर जो है वो 2 आता है। तो हमें पता है ये अगेन 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 पर 2 आता है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स 2। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपको सिर्फ एंगल देखना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, इस रूल को याद रखिएगा। ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है, पॉजिटिव हमेशा सेम रहेगा जैसे आपको बताया है अभी। नेगेटिव के लिए मैं बताता हूँ, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। आपने अगर एक चीज़ नोट करी होगी तो इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो कहीं ना कहीं माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे क्लोज ब्रैकेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 आ रहा है। तो ऐसे में आप जब नेगेटिव वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो आप इनमें क्या करेंगे, आप पॉजिटिव एंगल लेंगे और उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, रूल नंबर 1। इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन इन्वर्स -1/2। आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव ढूंढिए। साइन का कितने डिग्री एंगल पे 1/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है, पाई बाय 6 पर होता है। अब आपको क्या करना है, माइनस चाहिए तो आप इसके साथ माइनस लगा दीजिए। तो माइनस वहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन इन्वर्स -1/2। ये आपका आंसर आ गया। पॉजिटिव एंगल निकालिए और उसके साथ माइनस का साइन लगा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत किसके साथ आती है, रूल नंबर 2, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स। इन तीनों का प्रिंसिपल डोमेन आप देखिए कहीं ना कहीं 0 और पाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट पाई फ्रॉम पॉजिटिव एंगल। जो भी आप पॉजिटिव एंगल लेंगे आपको उसको पाई में से माइनस करना है। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं। हमें दिया हुआ है सपोज़ कॉस इन्वर्स -1/2। ठीक है, अब आप ये बताइए सबसे पहले कॉस कितने एंगल पे 1/2 होता है। अब 1/2 होता है वो 60 डिग्री पे यानी कि पाई बाय 3 पर होता है। तो आपको क्या करना है, पाई माइनस पाई बाय 3, ये जो पॉजिटिव एंगल है इसको पाई में से माइनस करना है। कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। ये आपका आंसर आ गया। तो कॉस इन्वर्स -1/2 का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई बाय 3। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। बहुत सिंपल सा है, इस रूल को बस याद रखिएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी बुक का है, कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो अब आपको क्या करना है, आपको अंदर कॉस 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है यानी कि पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। साइन कितने पर होता है, 30 डिग्री यानी कि साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है कि कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू थीटा।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चाहे कॉस हो, टैन हो, साइन हो, कॉसेक, कॉट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, अगर वो अपने ही इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आपका हमेशा थीटा बचेगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें मैंने कहा था साइन को इधर ले आते हैं, तो वो एक्चुअली ये था, ये फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई कर रहे थे, हमने दोनों तरफ उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके हमारे पास वो वैल्यू आई थी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा, अगर आप उसी किसी भी फंक्शन को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो थीटा जो वैल्यू है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये कितना हो गया, π/3 प्लस π/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2π/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, जो अभी इस वीडियो में बताया गया है। आपका होमवर्क है, अब आप एक्सरसाइज 2.1 करें और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।